कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिगार्डेड, आपके हार्ट से रिगार्डेड, आपके ब्लड से रिगार्डेड, आपके यूरिनरी सिस्टम से रिगार्डेड, ये सारे क्वेश्चंस अपन इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। और अप्रोक्सीमेटली काफी सारे क्वेश्चंस आपके लिए इस सेशन के अंदर रखे हुए हैं, तो कंप्लीटली वॉच कीजिएगा, पूरा देखिएगा और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिएगा और सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ सेल्फ इवैल्यूएशन कीजिएगा। सेल्फ इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, नोटबुक उठा लीजिएगा, जो भी क्वेश्चंस मिले उसका आंसर आप लिखिएगा, उसके बाद करेक्ट आंसर आपको बताया जाएगा। देन आफ्टर आप मैच कीजिएगा कि आपने कितना किया और कितना सही है, वो सारा कुछ आप देख पाएंगे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आज का अपना लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, कल के सेशन के अंदर मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया था, लास्ट जो क्वेश्चन छोड़ा था अभी देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था आई थिंक 61 नंबर, 61 नंबर का क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा था और आपसे कहा था कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो उम्मीद करता हूं सभी ने इसका आंसर दे रहे हैं, धीरे धीरे जो भी सेशन देख रहे हैं सब इस क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं। चलेगा, लास्ट क्वेश्चन मैंने छोड़ा था, इस क्वेश्चन को अपन डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और आज के सेशन के अंदर भी कल की तरह ही काफी सारे क्वेश्चन में लेकर आया हूं, काफी सारे क्वेश्चन लेकर आया हूं। सेशन साइज कितना ही बड़ा है, 1 घंटे का, 2 घंटे का, 2.5 घंटे का, 3 घंटे का, कितना ही बड़ा हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज अपन निकालेंगे। तो एक्टिव हो जाइएगा और सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी तक पहुंच जाए, सभी इसमें जुड़ जाए, सभी इन क्वेश्चंस का बेनिफिट उठा सके। चलेगा, लास्ट क्वेश्चन मैंने छोड़ा था 61 नंबर क्वेश्चन, 61 नंबर क्वेश्चन मैंने लास्टली छोड़ दिया था और ये कहा था कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन यहां पर ये था, क्वेश्चन यहां पर ये पूछा था कि क्रोनिक अस्थमा लीड्स टू, यानी क्रोनिक अस्थमा का जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो क्या होता है। कॉम्प्लिकेशन एक्चुअली यहां पर आपसे पूछा था, क्या पूछा था, कॉम्प्लिकेशन जनरली आपसे पूछा था कि अस्थमा का एक सीवियर कॉम्प्लिकेशन क्या होता है। अब कॉम्प्लिकेशन मतलब जानते हो, डिजीज का कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म, यानी इसके रिगार्डेड, ये तो डिजीज हो रखी है लेकिन इससे रिगार्डेड अदर जो सीवियर डिजीज होने के चांसेस होते हैं वही कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो यहां पर कॉम्प्लिकेशन आपसे पूछा था, ऑप्शन इस तरीके से थे। देखिएगा, जो भी कनेक्टेड है और जो भी पहले कल की क्लास में कनेक्टेड थे और जो नए कनेक्टेड हो रहे हैं, कंसंट्रेशन के साथ क्लास को लीजिएगा और क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जनरेट हो सके। चलेगा, पहला ऑप्शन यहां पर ये था एटेलेक्टेसिस, सेकंड ऑप्शन यहां पर ये था एम्फाइसीमा, थर्ड ऑप्शन यहां पर ये था सीओपीडी और फोर्थ ऑप्शन यानी डी ऑप्शन यहां पर था न्यूमोनिया। इस तरीके से क्वेश्चन था ये और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपसे पूछा था और काफी सारों ने सही भी जवाब दिया है। इस क्वेश्चन का अगर सही से बिल्कुल ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आंसर अपन देखें, अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर अपन देखें तो इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट प्रायोरिटी में अपन आंसर देंगे वो देंगे ऑप्शन नंबर डी। फर्स्ट प्रायोरिटी में जो आंसर देंगे वो ऑप्शन नंबर डी अपन देंगे। क्या देंगे, ऑप्शन नंबर डी अपन देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि निमोनिया है जो कि फर्स्ट प्रायोरिटी में अपन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर मानते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। देखिएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। बाकी अगर यहां पर अपन बात करें तो क्रोनिक अस्थमा जो होता है, क्रोनिक अस्थमा जो होता है, इसके कारण से जो एपिसोडिक आता है, जो अस्थमेटिक एपिसोड्स आते हैं, बार बार एपिसोडिक होता है, आप सबको पता है। अस्थमा क्रोनिक है यानी कि लॉन्ग ड्यूरेशन से प्रोग्रेसिव है, ऐसा नहीं है सीवियरली अचानक हुआ और तुरंत उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन जनरेट होगा, नहीं होगा, धीरे धीरे सीवियर नहीं है, ये क्रोनिक टाइप पर है, क्रोनिक टाइप का है और क्रोनिक टाइप मतलब प्रोग्रेसिव है। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो क्रोनिक है तो ये रेस्पिरेटरी सबसे पहला और सबसे डेंजरस कैंसर अपन बात करें, सॉरी कैंसर क्या, केस सबसे पहले अपन बात करें तो इसके अंदर जो कॉम्प्लिकेशन जनरेट होने के चांसेस होते हैं, सबसे सीवियर कॉम्प्लिकेशन चांसेस होते हैं, वो होता है आपका रेस्पिरेटरी फेलियर। क्या होता है, रेस्पिरेटरी फेलियर। अगर देखिएगा यहाँ ऑप्शन में, अगर ऑप्शन में किसी भी ऑप्शन में अगर मान के चलिएगा अगर रेस्पिरेटरी फेलियर आंसर होता, रेस्पिरेटरी फेलियर ऑप्शन होता तो फिर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर भी यही होता। इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर भी क्या होता, यही होता, रेस्पिरेटरी फेलियर। मान के चलेगा मैं यहां से एक ऑप्शन और ऐड कर दिया मैंने, ई नंबर ऑप्शन है, ठीक है, ए बी सी डी ई ऑप्शन मैंने यहां पर है। तो ऐसी कंडीशन में जो फर्स्ट प्रायोरिटी में हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, रेस्पिरेटरी फेलियर होगा। सर क्यों होगा रेस्पिरेटरी फेलियर, अभी तो आप न्यूमोनिया बोल रहे हो, अब रेस्पिरेटरी फेलियर क्यों होगा। देखिएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं प्रायोरिटी की बात करूं तो सबसे ज्यादा और सबसे डेंजरस जो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है क्रोनिक अस्थमा की कंडीशन में, वो यही देखने को मिलता है, रेस्पिरेटरी फेलियर। क्या देखने को मिलता है, रेस्पिरेटरी फेलियर देखने को मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि क्रोनिक अस्थमा हुआ है। क्या हुआ है, क्रोनिक अस्थमा हुआ है और अस्थमेटिक पेशेंट के अंदर एपिसोड्स आते हैं। एपिसोड्स मतलब
कोई भी एलर्जिक हो या कोई भी स्टिमुलाई के जैसे ही कांटेक्ट में आता है तो इसके अंदर एपिसोड्स आते हैं। एपिसोड इस तरीके से कि जो ब्रोंकस होती है, जो एयरवे होता है यानी एयरवे पाथवे होता है, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कंटिन्यू स्पीडली चलने लगते हैं, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होने लगते हैं, जिसके कारण से जो रेस्पिरेटरी एयरवे होता है, रेस्पिरेटरी पाथवे होता है, उसके अंदर स्पाज्म आ जाता है। क्या हो जाता है? स्पाज्म आ जाता है। और बार बार स्पाज्म एपिसोड के अंदर बार बार स्पाज्म आएगा तो जो पाथवे है वो परमानेंट क्या होता है? पाथवे जो है वो परमानेंट क्या हो जाता है? नेरो हो जाता है। परमानेंट क्या हो जाता है? नेरो हो जाता है। कौन? जो एयरवे है, एयरवे पाथवे जो है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का एयरवे है, पाथवे है, उसमें बार बार क्या होगा? एपिसोड आने से क्या होगा? उसके अंदर स्पाज्म आ जाएगा। स्पाज्म आ जाएगा और ऐसे ही कंटिन्यूअसली आता रहेगा तो उसके अंदर एक टाइम में क्या हो जाएगा? परमानेंट नेरोविंग हो जाएगी। यानी एयरवे क्या हो जाएगा? परमानेंट नेरो हो जाएगा। अब परमानेंट नेरो हो जाएगा, उसी के साथ यहां पर जो अस्थमेटिक पेशेंट होता है उसके अंदर सीक्रेशन भी होता है। क्या होता है? फ्लूइड का सीक्रेशन भी होता है, यानी यहाँ पर म्यूकस वगैरह का सीक्रेशन भी होता है। अब म्यूकस वगैरह का सीक्रेशन होता है, ऐसी कंडीशन में जो पाथवे है ऑलरेडी नेरो हो गया। अब नेरो हो गया तो क्या रेस्पिरेटरी चलेगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्कआउट हो पाएगा? अगर सीवियर कंडीशन अपन देखें तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है? अगर लॉन्ग टाइम तक ऐसा होता रहता है तो एयरवे काफी नेरो हो जाता है। उसके कारण से सबसे जो मेन कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है वो आपका कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? रेस्पिरेटरी फेलियर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? रेस्पिरेटरी फेलियर देखने को मिलता है। यानी फर्स्ट प्रायोरिटी में अगर अपन आंसर देखें तो इसका आंसर यही होगा, रेस्पिरेटरी फेलियर। ठीक है। अगर इसके बाद अगर अपन कॉम्प्लिकेशन देखें तो अपन न्यूमोनिया को सेकेंड टाइप पर मान सकते हैं। न्यूमोनिया को अपन सेकंड पार्ट पर मान सकते हैं कि रेस्पिरेटरी फेलियर अगर ऑप्शन में नहीं है तो न्यूमोनिया अपन आंसर मान सकते हैं, क्योंकि रेस्पिरेटरी फेलियर अगर नहीं हुआ है तो उसके अंदर न्यूमोनिया हो सकता है। न्यूमोनिया क्यों होगा सर पहली बात तो यह है कि सर उसमें परमानेंट नेरोविंग होने के चांसेस रहते हैं, यानी पाथवे, एयर पाथवे, उनमें नेरोविंग होने के चांसेस रहते हैं। उसके अलावा सिक्रेशन यहाँ पर होते हैं, फ्लूइड सिक्रेशन यानी म्यूकस सिक्रेशन वगैरह यहाँ पर होते हैं, जिसके कारण से न्यूमोनिया के चांसेस होते हैं। अगर नहीं सर हमारे पास रेस्पिरेटरी फेलियर भी ऑप्शन में नहीं है और न्यूमोनिया भी नहीं है तो फिर हमारा आंसर क्या होगा? सर फिर हमारा आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, एटेलेक्टेसिस हमारा आंसर होगा। ठीक है। इस तरीके से अपन अगर देखें ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपना आंसर जो अपन लगाते हैं तो प्रायोरिटी बेस अपन आंसर लगाते हैं। सबसे ज्यादा चांसेस क्या होना चाहिए, सही आंसर क्या होना चाहिए, उसके बेसिस पे आपको आंसर लगाना पड़ता है। अगर काफी सारे लोगों का कमेंट्स ये भी आया, ऑप्शन नंबर ए भी राइट आया है, तो एटेलेक्टेसिस भी होता है। मैं मना नहीं करूंगा कि एटेलेक्टेसिस वहां पर नहीं होता है, न्यूमोनिया भी होता है वहां पर, मैं मना नहीं करूंगा, न्यूमोनिया भी होता है। लेकिन अगर ऑप्शन में रेस्पिरेटरी फेलियर है तो पहला ऑप्शन आपका यही रहेगा। अगर रेस्पिरेटरी फेलियर ऑप्शन में नहीं है तो फिर न्यूमोनिया आपका आंसर रहेगा, और न्यूमोनिया अगर ऑप्शन में नहीं है तो फिर एटेलेक्टेसिस आपका आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन काफी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, और अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप बिल्कुल इस क्वेश्चन को सही करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? न्यूमोनिया बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? न्यूमोनिया बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा, भूलना नहीं है। और अगर फिर भी अभी तक भी आपको डाउट रहता है, अगर कोई डाउट इस क्वेश्चन के रिगार्डेड है तो कमेंट कर दीजिएगा, या इंस्टाग्राम आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखी है, वहां से मुझे डायरेक्टली पर्सनल कांटेक्ट करके, पर्सनली मुझे बात करके और डिस्कशन कर सकते हैं अगर ऐसा कोई डाउट है तो। बाकी आई थिंक बिल्कुल डाउट क्लियरली सोल्व हो गया होगा। तो मैं आगे बढ़ता हूं और आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन। कंटिन्यूअसली अपन क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, और ये क्वेश्चन आपका एक बार फिर से रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के रिगार्डेड था, ये बच गया था, तो इस क्वेश्चन को और सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने 2-3 बार देख लिया है। बार बार जैसे आपके मॉड्यूल्स जो पीडीएफ्स वगैरह आपकी हैं उनको मैं बार बार रिपीट करता हूं, तो उनके अंदर ये क्वेश्चन मुझे बार बार दिखता है। तो मैंने कहा इस क्वेश्चन को बता ही देते हैं, क्यों ना ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली आ जाए, फिर आप कहे कि सर हमें तो बताया नहीं था। तो पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे अपन नेक्स्ट सिस्टम में चलेंगे, नेक्स्ट यूनिट पर चलेगा। इस क्वेश्चन का आंसर अपन देते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर 62 नंबर है, और 62 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, समझते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन ये कह रहा है ऑल आर द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एक्सेप्ट।
क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन ये कह रहा है कि नीचे जो फॉलोइंग ऑप्शन है उनके अंदर से सभी जो ऑप्शन है वो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। लेकिन एक ऐसा ऑप्शन है जो कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन नहीं है, तो वो कौन सा है जो कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन नहीं है? तो जल्दी से इसका आंसर आपको कमेंट करना है। पहला ऑप्शन यहाँ पर राइनाइटिस है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर कोराइजा है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर ब्रोंक्योलाइटिस है और डी ऑप्शन यहाँ पर लेरिंजाइटिस है। जल्दी से आंसर कमेंट करना है। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के रिगार्डेड जो इन्फेक्शन होते हैं वो सारे यहाँ पर हैं, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन है जो कि लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम को खोज करता है या लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिगार्डेड इन्फेक्शन है। तो जल्दी से अपना कमेंट्स कर दीजिएगा फटाफट से, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। आंसर आपको देना है, जल्दी कीजिएगा। चलिएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होता है, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर होता है आपका वो होता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ब्रोंक्योलाइटिस। क्योंकि ब्रोंक्योलाइटिस क्या है? लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का मैंने जनरली आपसे कहा था कि जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया जो है उसको अपन मार्क कर लीजिएगा। ट्रेकिया के जस्ट ऊपर की साइड पे अगर अपन देखिए, ट्रेकिया के ऊपर की साइड पे जितने भी ऑर्गन आते हैं वो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, और ट्रेकिया से नीचे वाले जितने भी ऑर्गन माने जाते हैं वो सारे लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम से इंक्लूड किए जाते हैं। इसलिए जो ब्रोंक्यूल्स हैं, ब्रोंकस है, इन जो ऑर्गन है वो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन है। उसी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन ये पूछा था कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन नहीं है, यानी कि जितने ऑप्शन है सारे ऑप्शन अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑप्शन है, लेकिन एक करके अपने को एक्सेप्ट निकालना था, तो एक्सेप्ट हमने निकाल दिया ब्रोंक्योलाइटिस, क्योंकि ब्रोंक्यूल्स के अंदर इन्फेक्शन हो रहा है, दैट इज लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्फेक्शन, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, और अब हमारी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से नेक्स्ट यूनिट हमारी स्टार्ट हो जाती है, थर्ड यूनिट, जो कि ब्लड से, हार्ट से रिगार्डेड है और आपके यूरिनरी सिस्टम से रिगार्डेड है। चलिएगा इस क्वेश्चन के अंदर अपन डिस्कस करते हैं, और जैसा कि आप सबको पता है हर क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा टाइमिंग मिलेगा, उसके बाद राइट आंसर आपको बताना होगा, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए समझते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है रिस्क फॉर हार्ट डिजीज इन्वॉल्व। क्वेश्चन सिंपल सा ये है कि फॉलोइंग ऑप्शन में से आपको रिस्क बताने हैं कि हार्ट डिजीज कोज करने के रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं। क्या क्वेश्चन पूछा है? हार्ट डिजीज, जो हार्ट से रिगार्डेड बीमारियां हैं, हार्ट से रिगार्डेड डिसऑर्डर है, डिजीज है, उसको कोज करने के लिए रिगार्डेड रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। ऑप्शन पहला आपके पास है, देखिए हाई ब्लड प्रेशर यानी बीपी, हाइपरटेंशन जनरली अपन इसको कह सकते हैं क्योंकि हाई बीपी यहां पर बोल रहा है। उसके अलावा दूसरी बात करें स्मोकिंग, तीसरा ऑप्शन की बात करें तो लेक ऑफ एक्सरसाइज, और फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो ऑल ऑफ दी अबव। चलेगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है, 2 सेकंड आपको देता हूं, उसके बाद करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा, फिर अपन इस क्वेश्चन को लेकर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, उसके बाद आगे बढ़ते जल्दी कीजिएगा। और जो भी कनेक्टेड है अभी, और जो भी कनेक्टेड हो रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, उन सबसे कहना है कि एक बार आप क्लास में रुककर पढ़िएगा, आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और जो भी सेशन में जुड़े हुए हैं वो सेशन को एक बार से लाइक कर दे, शेयर कर दिए, ताकि सभी तक क्वेश्चन पहुंच जाए, सभी तक सेशन पहुंच जाए, सभी जुड़ सके, ताकि सभी को बेनिफिट हो सके। चलेगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर है वो होगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि यहां पर हार्ट से रिगार्डेड प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर, जो हाइपरटेंशन होता है, उसके कारण से भी आपका हार्ट से रिगार्डेड प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है। अगर कोई पर्सन स्मोकिंग करता है तो उसके कारण से भी हार्ट से रिगार्डेड प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है। अगर कोई पर्सन लेजी है यानी एक्सरसाइज नहीं करता है, लेक ऑफ एक्सरसाइज है, तो उसके कारण से भी हार्ट से रिगार्डेड प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है। इसी के अकॉर्डिंग अपन देखें तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ दी अबव। तीनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसके, ठीक है। तो ऑल ऑफ दी अबव बिल्कुल सही आंसर है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और जो भी कनेक्टेड है सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से आपको पूरा सिलेबस अवेलेबल हो रहा है यहाँ पर, इसी तरीके से आपको पूरे सेशन यहाँ पर अवेलेबल होंगे। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 64 नंबर क्वेश्चन, और यहां पर क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, रिदमिक
कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द हार्ट, हार्ट का रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन होना। समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये है, आप सबको पता है हार्ट, हार्ट आप सब जानते हो, हार्ट के 4 चेंबर होते हैं, हार्ट के 4 चेंबर होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, 4 चेंबर होते हैं, सबको पता है। तो हार्ट के अंदर रिदम बनती है, रिदम मतलब जानते हो आप, रिदम मतलब जैसे कि ये जैसे कि मान के चलिए कोई ट्रेन चल रही है, कोई भी पॉइंट चल रहा है, मान के चलिए ये, अब यहां से ये देखिएगा कितना पॉइंट हुआ, ये हुआ, वापस से फिर चला, फिर वापस से ये एक रिदम बन गई, एक मतलब रेगुलर इंटरवल के बाद कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चलता रहता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चलता रहता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, यानी कंटिन्यूअसली फिक्स्ड इंटरवल होता है, उनके पास ज्यादा इंटरवल नहीं होता है, फिक्स्ड रहता है और एक रिदम से चलता है। ठीक है, रिदम से चलता है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है यहां पर तो 1 मिनट का टाइम हो गया, यहां 2 का हो गया, यहां 4 का हो गया, ऐसा नहीं, रिदम बनती है। रिदम मतलब कि कंटिन्यूअसली, अगर इंटरवल भी होता है तो कंटिन्यूअसली सेम इंटरवल रहेगा, तो रिदम मतलब समझ गए, याद रखिएगा, कॉमन पॉइंट है रिदम। ठीक है, तो रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द हार्ट, हार्ट का रिदमिक यानी कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रेक्शन होना क्या कहलाता है, कॉन्ट्रेक्शन को कहते क्या है? क्वेश्चन समझ में आ गया, ये क्वेश्चन है, यानी हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होना क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन देखिएगा, पहला ऑप्शन यहां पर है डायस्टोल कहेंगे, सेकंड ऑप्शन यहां पर है पाल्पिटेशन कहेंगे, थर्ड ऑप्शन यहां पर है सिस्टोल कहेंगे और फोर्थ ऑप्शन यहां पर है वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। चलिएगा आंसर आपको देना है फटाफट से, आई थिंक क्वेश्चन आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा, तो ऑप्शन का राइट आंसर आपको देना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर बनता है वो बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है, सिस्टोल कहते हैं। सॉरी, तो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट दैट नोन एज सिस्टोल। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, रिलैक्सेशन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, देखिएगा यहां से ये हार्ट है, इस हार्ट के अंदर एकदम से कॉन्ट्रैक्शन हुआ, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा, जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ऐसा हो जाएगा, और ऐसा होते ही ब्लड कहां चला जाएगा, आगे पंप हो जाएगा, यानी ब्लड को पंप करने के लिए कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करना जरूरी होता है ना, बिल्कुल। जैसे ही हार्ट है रिदमिक कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस कंडीशन को कहते हैं सिस्टोल। क्या कहते हैं? सिस्टोल कहते हैं, याद रखेगा, भूलना नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के रिगार्डेड आपको समझ में आ गया होगा। चलिएगा आगे बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो समझते रहिएगा, नोट भी करते रहिएगा, अगर आपको नोट करना है तो, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं, 65 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 65 नंबर क्वेश्चन। यहां पर क्वेश्चन सेम है, थोड़ा सा चेंजेस किया है, क्वेश्चन सेम है, थोड़ा सा यहां पर चेंजेस किया है। देखिएगा, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, सॉरी यहां पर कॉन्ट्रैक्शन की जगह रिलैक्सेशन है। ठीक है, यहां से मैं इसको हटा देता हूं, यहां कॉन्ट्रैक्शन की जगह क्या है, रिलैक्सेशन है। याद रखेगा, क्वेश्चन मैंने चेंज किया है कि रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, सॉरी रिदमिक रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। इसके पहले वाले क्वेश्चन के अंदर क्या था, इसके पहले वाले क्वेश्चन के अंदर था रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, उसको हमने सिस्टोल कहा था। यहां पर क्वेश्चन ये है कि रिदमिक रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। भाई हार्ट है, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो रिलैक्ट भी होगा, यानी कॉन्ट्रैक्शन होगा तो रिलैक्सेशन भी मिलेगा, तो उस रिलैक्सेशन को कहते क्या है। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और ऑप्शन भी समझ में आ गया होगा और आंसर भी आपको पता चल गया होगा। पहला ऑप्शन यहां पर देखिएगा डायस्टोल, सेकंड ऑप्शन यहां पर देखेगा पाल्पिटेशन, थर्ड ऑप्शन यहां पर देखेगा सिस्टोल और फोर्थ ऑप्शन यहां पर देखेगा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का देना है। फिर आंसर आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आंसर भी सबको पता चल गया होगा। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डायस्टोल बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि हार्ट है, हार्ट में जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होता है, हार्ट में जैसे ही क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन को अपन क्या कहते हैं, सिस्टोल कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टोल कहते हैं। अब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वापस रिलैक्सेशन भी तो होगा, वापस हार्ट का क्या होगा, रिलैक्सेशन भी होगा, तो रिलैक्सेशन होगा तो उसको क्या कहेंगे, डायस्टोल कहेंगे। क्या कहेंगे? डायस्टोल अपन कहेंगे। क्या कहेंगे? डायस्टोल कहेंगे।
आई थिंक दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया। बिल्कुल। अब डायस्टोल, सिस्टोल और डायस्टोल अपन काउंट करते रहते हैं, सिस्टोल और डायस्टोल अपन काउंट करते हैं और इसी के अकॉर्डिंग अपन बीपी जनरेट करते हैं, इसी के अकॉर्डिंग अपन बीपी देखते हैं कि बीपी कितना हो सकता है। आप सबको पता है कॉमन चीजें हैं, आपको समझ में आनी चाहिए और आपको याद भी होना चाहिए, क्योंकि एज अ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर ये पॉइंट तो आपको सीधे सीधे याद रखने हैं, क्योंकि काफी इजी से क्वेश्चन है, लेकिन इजी से क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जगह हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि एज अ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जनरल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन, काफी इजी क्वेश्चन है, काफी सिंपल क्वेश्चन है और आई थिंक सबको याद होगा। चलिएगा क्वेश्चन यहां पर ये कहता है द ओपनिंग ऑफ द राइट एट्रियम इन द राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय। देखिएगा यहां पर क्वेश्चन ये पूछा है, क्वेश्चन को मैं एक बार समझा दूं आपको फिर आगे बढ़ते। क्वेश्चन यहां पर ये है, हार्ट है आपका, ये आपका हार्ट है, हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, आप सबको पता है, ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 चैम्बर है। यहां पर क्वेश्चन ये कह रहा है द ओपनिंग ऑफ राइट एट्रियम, ये राइट एट्रियम है और ये टू दी राइट वेंट्रिकल, यानी राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की बात की जा रही है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की बात की जा रही है, ये राइट एट्रियम और ये राइट वेंट्रिकल की बात की जा रही है। अब यहां पर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इज गार्डेड बाय, यानी यहां पर एक ओपनिंग होती है, आप सबको पता होगा यहां पर एक ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग का नाम क्या होता है, उस ओपनिंग का नाम आपसे पूछा है कि वो ओपनिंग है वो कौन सी होती है। क्वेश्चन समझ में आ गया। चलेगा ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन यहां पर देखिएगा, पहला ऑप्शन यहां पर देखिएगा, पहला ऑप्शन यहां पर है, देखिएगा पहला ऑप्शन कहता है मिट्रल वाल, सेकंड ऑप्शन यहां पर कहता है ट्राइकस्पिड वाल, थर्ड ऑप्शन यहां पर कहता है बाइकस्पिड वाल और फोर्थ ऑप्शन यहां पर कहता है एरोटिक वाल। चलिएगा बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्या यहां पर जो ये गार्डेड है, यहां पर जो ये वाल बना हुआ है वो कौन सा वाल है? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल की बात की जा रही है, यानी राइट पार्ट ऑफ दी या राइट पार्ट ऑफ दी हार्ट की बात की जा रही है। तो वहां पर जो चेंबर होता है, चेंबर के बीच में जो वाल्व होता है वो कौन सा वाल्व होता है। क्वेश्चन समझ में आ गया और आई थिंक आपको आंसर भी पता होगा। जिसको नहीं पता है वो याद रखिए आंसर क्या होना चाहिए। बिल्कुल राइट आंसर इसका होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? ट्राइकस्पिड वाल होगा। क्या होगा? ट्राइकस्पिड वाल होगा। कैसे होगा ट्राइकस्पिड वाल अभी बताएंगे। थोड़ा सा आगे एक और क्वेश्चन अपन सोल्व कर लेते हैं। याद रहेगा राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व प्रेजेंट होता है दैट इज द ट्राइकस्पिड वाल होता है। कौन सा वाल होता है? ट्राइकस्पिड वाल होता है। याद रहे, भूलना नहीं है, याद रहे, आपको भूलना नहीं है। कौन सा वाल होगा? ट्राइकस्पिड वाल होगा। कहां पर? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच कौन सा वाल होगा? कौन सा वाल होगा? ट्राइकस्पिड वाल होगा। ठीक है, याद रखिएगा, भूलना नहीं है। चलेगा मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फिर डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन से रिगार्डेड आगे। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 67 नंबर क्वेश्चन और यहां पर भी काफी जबरदस्त क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, काफी जबरदस्त क्वेश्चन है। द ओपनिंग ऑफ लेफ्ट एट्रियम इन टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। क्वेश्चन सेम है, मैं क्वेश्चन वापस से वही डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। यहां पर ये आपका हार्ट है, इसके अंदर वही 4 चेंबर है, यहां पर वही राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम है और लेफ्ट वेंट्रिकल है। पहले क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा था इस वाल के बारे में, यहां पर जो वाल प्रेजेंट होता है इस वाल के बारे में। अब इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है इस वाल के बारे में। ठीक है, यानी पहले इसके जस्ट पहले क्वेश्चन में पूछा था हमसे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल होता है जो कि गार्डेड होता है, कौन सा वाल मतलब कौन सा वाल यहां पर प्रेजेंट होता है, तो वो वाल का नाम हमसे पूछा था। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? लेफ्ट पार्ट की पूछा है, लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट की पूछा है कि यहां पर कौन सा वाल होता है, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वाल प्रेजेंट होता है। पहले आंसर दीजिएगा फिर अपन इसका चर्चा करेंगे। चलेगा, पहला ऑप्शन यहां पर देखेगा ट्राइकस्पिड वाल, सेकंड ऑप्शन यहां पर देखेगा बाइकस्पिड वाल, थर्ड ऑप्शन यहां पर देखेगा एरोटिक वाल और फोर्थ ऑप्शन देखेगा नन ऑफ दी अबव। चलिएगा 2 सेकंड में आपको दे रहा हूं, आंसर आपको बताना है। इसमें से मुझे लगता है आपको सबको क्वेश्चन का आंसर पता चल गया है, तो फटाफट से आंसर बता दीजिएगा, फिर थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताऊंगा, फिर क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अपन को क्वेश्चन अभी काफी सारे करने हैं। अभी केवल सेशन स्टार्ट हुआ है, अभी तो क्वेश्चन काफी सारे बाकी हैं, इसलिए जल्दी से चलेंगे, इसलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी से आंसर दे दीजिएगा।
चलिएगा, अपन बात कर रहे थे इस क्वेश्चन के बारे में, तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा वो आपका होगा बाइकस्पिड वाल। और बाइकस्पिड वाल को ही मिट्रल वाल के नाम से भी जाना जाता है। आप सबको याद होगा, नहीं याद है तो याद रखिएगा, जो बाइकस्पिड वाल होता है उसी को मिट्रल वाल के नाम से जाना जाता है। अब थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। ये आपका हार्ट है, ये हार्ट के 4 चेंबर है, हार्ट है, हार्ट के 4 चैम्बर है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, याद रखेगा, भूलना नहीं है। अब अगर बात करें इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन की, पहला वाला क्वेश्चन ने ये कहा था कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल जो ओपन होते हैं वहां उन दोनों के बीच में एक वाल प्रेजेंट होता है ये, ठीक है। और दूसरी इस क्वेश्चन में पूछा है कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल होता है ये वाल से ओपन होता है, तो इस वाल को कहते क्या है। तो जो लास्ट क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किया था इसके अंदर हमने कहा था कि ये वाल जो होता है ये ट्राइकस्पिड वाल होता है। कैसा वाल होता है? ट्राइकस्पिड वाल होता है। और जो ये वाला वाल है यानी लेफ्ट वाले पार्ट के अंदर जो वाल है इसको अपन बाइकस्पिड वाल कहते हैं। कौन सा वाल कहते हैं? बाइकस्पिड वाल अपन कहते हैं। कौन सा वाल? बाइकस्पिड वाल्व अपन कहते हैं। क्यों कहते हैं बाइकस्पिड, क्यों कहते हैं ट्राइकस्पिड, तो उसके लिए आप थोड़ा सा कंसंट्रेट बने रहिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड कैसे कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिएगा यहां पर जो वाल प्रेजेंट होता है, जो राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल प्रेजेंट होता है वो ट्राइकस्पिड वाल्व इसलिए कहलाता है क्योंकि इसमें कितने कस्प पाए जाते हैं? इसके अंदर 3 कस्प पाए जाते हैं। 3 मतलब ट्राई, इसलिए ट्राइकस्पिड वाल इसको कहते हैं। 3 कस्प पाए जाते हैं, 3 फोल्डेड पाए जाते हैं, इसलिए इसको ट्राइकस्पिड वाल कहते हैं। और लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल होता है उसके अंदर 2 ही कस्प पाए जाते हैं, और 2 को अपन क्या कहते हैं? बाई कहते हैं। 2 को अपन क्या कहते हैं? बाई कहते हैं या डाई कहते हैं। तो ये बाइकस्पिड वाल है। और याद रखिएगा इस बाइकस्पिड वाल को ही मिट्रल वाल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मिट्रल वाल बोला जाता है। याद रखिएगा, भूलना नहीं है, क्योंकि आपके यहां पर ऑप्शन में बाइकस्पिड नहीं देकर मिट्रल भी दिया जा सकता है, तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। इसलिए आपको याद रखना है बाइकस्पिड वाल को ही क्या कहते हैं? मिट्रल वाल कहते हैं। चल सर ठीक है, यहां तक हमें समझ में आ गया है, लेकिन हमें तो कंफ्यूजन हो जाता है बार बार, तो मैं आपको कैसे याद करवाऊंगा। चलिएगा, अब इसको याद करने के लिए सीधा सा फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, सीधा सा काम में आपको बता दूं, सिंपल सा याद रखेगा। देखिएगा, राइट वाले को हिंदी में क्या बोलते हैं? राइट पार्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? दायां। क्या बोलते हैं? दायां बोलते हैं। और लेफ्ट वाले को क्या बोलते हैं? बायां बोलते हैं। यही बोलते हैं हिंदी में, दाया और बाया, दाया पार्ट और बाया पार्ट, यही बोलते हैं। तो दाया भाग और बाया भाग हो गया। तो हार्ट का जो बाया से बाइकस्पिड बनता है। देखिएगा, बाया से बाइकस्पिड बनता है, बस इतना सा याद रखिए। बाया मतलब बाइकस्पिड, बाया मतलब बाय, बाया मतलब बाय, तो बाया मतलब बाइकस्पिड बना। बाइकस्पिड को ही मिट्रल वाल्व कहते हैं। एक याद हो गया। तो फिर बाया में तो बाई बनना है, तो फिर दाया में तो और ही बनेगा, तो दाया में तो और ही बनेगा, तो और से मतलब ट्राइकस्पिड। एक ही तो वाल्व बचा है फिर ट्राइकस्पिड वाल्व, क्योंकि हार्ट के यहाँ पर तो एक ही वाल्व, एक ही चेंबर होते हैं, सॉरी इन चेंबर के बीच में एक ही वाल्व होते हैं, बाकी वाल्व आगे होते हैं। एरोटिक वाल्व होता है, ठीक है, एरोटा की तरफ ओपन होने वाला। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, और अभी तक जो भी पढ़ा आपने समझ में आया होगा, तो इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि सभी तक सेशन पहुंचे और मेरा टारगेट भी पूरा हो जाए। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डेड अपन डिस्कस करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन काफी सिंपल सा, काफी इजी सा क्वेश्चन है, बस आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन, उसके बाद आपको आंसर भी आ जाना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 68 नंबर क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन क्या कहता है? देखिएगा, अप्रोक्सीमेटली वेट ऑफ द हार्ट इज, हार्ट का जो नॉर्मल हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट होता है, उसका अप्रोक्सीमेटली वेट कितना होता है? क्वेश्चन काफी इजी है, उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा। तो वेट ऑफ द हार्ट पूछा है, हार्ट का वेट कितना होता है? पहला ऑप्शन यहां पर ये है 250 ग्राम, 250 ग्राम। सेकेंड ऑप्शन है 300 ग्राम, 300 ग्राम। और फोर्थ ऑप्शन है 340 ग्राम, 340 ग्राम। और फोर्थ ऑप्शन है 350 ग्राम, 350 ग्राम। चलिएगा, आंसर कमेंट करना है, केवल 2 सेकंड दूंगा, उसके बाद करेक्ट आंसर बताकर आगे बढ़ूंगा।
चलेगा। यहां पर इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर होता है आपका, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होता है। हार्ट का जो जनरल वेट होता है वो 300 केजी ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ये आपका 300 ग्राम ऑप्शन के अकॉर्डिंग बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन देखें, अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो बिल्कुल राइट आंसर आपका होता है 300 ग्राम, 300 ग्राम बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। याद रखेगा, भूलना नहीं है, बिल्कुल काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इजी क्वेश्चन है तो उसको छोड़ना नहीं है, उसको याद रखना है, भूलना नहीं है। चलेगा, अब यहां तक समझ में आ गया आपको। हार्ट का नॉर्मल वेट अपन मानते हैं 300 ग्राम। अगर अपन एक्चुअली बात करें तो हार्ट का वेट मेल और फीमेल में दोनों में अलग होता है। मेल और फीमेल के अंदर अगर दोनों की अलग अलग बात करें तो मेल और फीमेल में दोनों में ही क्या होता है, हार्ट का जो हार्ट का जो वेट होता है दोनों में ही अलग अलग होता है। कैसे अलग होता है सर बताइएगा एक बार, तो बताते हैं। मेल के अंदर जो वेट होता है वो ज्यादा होता है, 310 ग्राम होता है। याद रखिए 310 ग्राम होता है। कितना होता है, 310 ग्राम होता है। याद रखिएगा, एग्जैक्ट डाटा मैं बता रहा हूं आपको। हार्ट का जो वेट होता है अगर मेल की बात करें तो 310 ग्राम होता है। अगर फीमेल की अपन बात करें तो फीमेल के अंदर ये होता है 250 ग्राम, यानी 250 ग्राम, यानी 250 ग्राम। ठीक है, तो फिर यहां पर देखिएगा, अगर आपसे कोई ऑप्शन यहां पर दिया नहीं है, मेल या फीमेल आपको दिया नहीं है, अगर मेल या फीमेल आपको दिया नहीं है तो फिर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर लगाएंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर लगाएंगे। क्योंकि यहां पर देखिएगा 350 हो नहीं सकता, 340 हो नहीं सकता, और 250 अपन एक मिनिमम हो जाता है। यहाँ पर मेल दे नहीं रखा, इसीलिए अपन यहाँ पर एवरेज मानकर 300 यहाँ पर मानते हैं। ठीक है, याद रखेगा। अब अगर मेल और फीमेल आपको क्वेश्चन में देता है तो मेल और फीमेल के अकॉर्डिंग आप अपना आंसर यहाँ पर सही से लगाएंगे। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर मेल के अंदर ऐसा क्यों होता है, मेल और फीमेल के अंदर ये वेट के अंदर चेंजेस क्यों है, मेल के और फीमेल के अंदर ये डिफरेंस क्यों है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यहीं पर आपको याद रखना है, यहीं पर मैं बताना चाहूंगा ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि मेल के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है, उस हार्मोन के कारण से कार्डियक हाइपरट्रोफी देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, कार्डियक हाइपरट्रोफी देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, कार्डियक हाइपरट्रोफी देखने को मिलती है, जिसके कारण से मेल के अंदर जो हार्ट का वेट होता है वो ज्यादा देखने को मिलता है। रीजन पता चल गया, क्या रीजन है सर, हार्मोन रीजन है। मेल के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, जो कि मेल सेक्स हार्मोन होता है, उसके कारण से कार्डियक हाइपरट्रोफी देखने को मिलती है, और कार्डियक हाइपरट्रोफी के कारण से ही मेल का जो हार्ट है उसका वेट है ज्यादा देखने को मिलता है। आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हार्ट का साइज तो आप सबको पता है क्लोज फिस्ट की तरह होता है, हार्ट का शेप आप सबको पता है क्लोज फिस्ट की तरह होता है, बंद मुट्ठी के जैसा होता है। यहां पर मैं आपको इसके साइज और बता देता हूं, यहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो हार्ट है उसका लेंथ कितना होता है। तो हार्ट का लेंथ, ब्रीथ और विड्थ में अगर बताऊं तो लेंथ का, ब्रीथ और विड्थ बताऊं तो लेंथ अगर अपन देखें हार्ट की तो ये होती है 12 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। और अगर अपन यहाँ पर वेट की बात करें, विड्थ की बात करें, यहाँ पर किसकी बात करें, विड्थ की अगर बात करें अपन, जस्ट अ मिनट, यहां पर अगर अपन बात करें लेंथ की अपन ने बात कर लिए, लेंथ के बाद अगर अपन विड्थ की बात करें यहां पर, तो इसकी विड्थ जो होती है वो कितनी होती है, 9 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 9 सेंटीमीटर होती है। और अगर इसका डायमीटर अपन देखें तो ये 6 सेंटीमीटर होता है। तो ध्यान रखें, सीरीज है अपने पास एक सिंपल सी 12, 9 और 6, सिंपल सा याद रह जाएगा, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। तो हार्ट का कुछ भी पूछे, लेंथ पूछे, विड्थ पूछे या डायमीटर पूछे, आपका आंसर सही हो जाएगा। तो जिसने नोट नहीं किया तो नोट करते रहिएगा, क्योंकि इंपोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको यहां पर बता रहा हूं जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखना है, आपको याद रखना है। उसके अलावा अगर आगे बढ़े अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, उम्मीद करता हूं यहां तक सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, क्योंकि क्वेश्चन अभी काफी सारे अपने पास हैं। तो कंटिन्यूअसली बने रहिएगा और इसी तरीके से सेशन को लाइक और शेयर करते रहिए ताकि सभी कैंडिडेट इस सेशन को देख पाए। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 69 नंबर क्वेश्चन, काफी जबरदस्त क्वेश्चन है, देखिएगा। 69 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वन बीट जानते हो ना, बीट पर मिनट अपन कहते हैं, तो वन बीट क्या है, वन बीट क्या है, इसका मीनिंग आपको देना है। पहला ऑप्शन देखिए यहां पर डायस्टोल, सेकंड ऑप्शन देखिएगा सिस्टोल,
थर्ड ऑप्शन देखेगा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, और फोर्थ ऑप्शन देखेगा फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। चलिएगा आंसर फटाफट से आपको बता देना है क्या करेक्ट आंसर है, 2 सेकंड में आपको दूंगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ जाऊंगा। जल्दी से इसका आंसर देना है, फिर आगे बढ़ जाएंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जल्दी कीजिएगा। चलिएगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सर कैसे ऑप्शन नंबर डी कैसे आंसर है? सिस्टोल और डायस्टोल दोनों शामिल हैं, कैसे सर एक बार बताइएगा। तो एक बार मैं बता दूं आपको, एक बार हार्ट क्या होता है? सिस्टोल होता है। एक बार हार्ट क्या होता है? सिस्टोल होता है। उस एक बार ये वापस से डायस्टोल होता है। ठीक है, हार्ट सिस्टोल हुआ फिर डायस्टोल हुआ, ये एक बीट मानी जाती हैं। याद रहे, एक बार हार्ट सिस्टोल हुआ यानी हार्ट ने क्या किया? कॉन्ट्रैक्शन किया, यानी हार्ट ने क्या किया? कॉन्ट्रैक्शन किया, और एक बार रिलैक्सेशन किया। हार्ट ने कॉन्ट्रैक्शन करके एक बार रिलैक्सेशन किया, ये एक जो साइकिल बनी है, ये एक साइकिल आपकी एक बीट कहलाती है। क्या कहलाती हैं? एक बीट कहलाती हैं। याद रहे, भूलना नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट है। एक बार हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होकर एक बार रिलैक्ट होता है तो उसको अपन एक बीट या 1 बीट के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, भूलना नहीं है। तो एक बार सिस्टोल हुआ और एक बार डायस्टोल हुआ, इसको 1 बीट में अपन काउंट करते हैं। याद रखिएगा, भूलना नहीं है। काफी इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि आपके एग्जाम में ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर काफी सिंपल सर, काफी इजी क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं सबको याद होगा इस क्वेश्चन का आंसर, सबको याद होगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा फटाफट से। क्वेश्चन यहाँ पर ये है, व्हाट इज द रेस्टिंग एडल्ट हार्ट बीट? ठीक है, बीट मतलब मैंने समझा दिया, एक बार रिलैक्सेशन होना, एक बार कॉन्ट्रैक्ट होना। ठीक है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट होना, एक बार रिलैक्सेशन होना, एक साइकिल कंप्लीट होते एक बीट कंप्लीट हो जाता है। तो यहां पर क्वेश्चन ये पूछा है कि कोई एडल्ट पर्सन है जो कि रेस्टिंग कंडीशन में बिल्कुल लेटा हुआ है, सो रहा है। ठीक है, बिल्कुल रेस्ट कंडीशन में, तो उसके अंदर जो बीट होती है, हार्ट बीट होती है, यानी हार्ट है 1 मिनट के अंदर कितनी बार बीट करेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? चलेगा, पहला ऑप्शन यहां पर देखेगा 40 to 60 बीट पर मिनट। सेकंड ऑप्शन देखेगा 80 to 100 बीट पर मिनट। थर्ड ऑप्शन देखेगा 60 to 80 बीट पर मिनट। और फोर्थ ऑप्शन देखेगा 70 to 90 बीट पर मिनट। चलिएगा, फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है, फिर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको बताया जाएगा। और काफी इजी क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं सभी को याद होगा, सभी को क्वेश्चन याद होगा, इसे मैं उम्मीद करता हूं। तो याद नहीं है तो याद रखिएगा, सभी को क्वेश्चन याद रखना है, सभी को क्वेश्चन याद होना चाहिए। इतना इजी क्वेश्चन आपको याद नहीं है तो फिर आपको याद क्या है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके पास होना चाहिए और आपको याद भी होना चाहिए। जल्दी से बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ताकि अपन आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलेगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर होता है, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना है, आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है, और अपने आंसर पर सेल्फ कॉन्फिडेंस लेना है। देखिएगा, कॉन्फिडेंस कब जनरेट होता है आप सबको पता है। कॉन्फिडेंस जब आपको खुद पर विश्वास है, तो खुद पर विश्वास है तो ही आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस रखेगा जा। ठीक है, कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर क्वेश्चन का हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो फिर ऐसे काम नहीं चलेगा। कॉन्फिडेंस लाना होगा कि हाँ मेरा क्वेश्चन का आंसर सही है, तो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का अपन अगर अपन आंसर देखें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसका जो हार्ट बीट होता है, एक अडल्ट और रेस्टिंग कंडीशन में हार्ट बीट होता है, वो कितना होता है 60 to 80 बीट पर मिनट होता है, यानी 60 से लेकर 80 बीट पर मिनट होता है। अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी यही है, और बिल्कुल नॉर्मल भी यही माना जाता है। लेकिन आपने जनरली पढ़ा होगा कि हार्ट बीट 60 to 100 होती है, 60 to 100 बीट पर मिनट होती है। यही पढ़ी होगी आपने जब एकेडमिक सेशन में आप थे। हाँ बिल्कुल सर, हमने यही पढ़ी थी। तो सर यही पढ़ी थी तो कंफ्यूजन ये है कि सर हमारे पास तो ऑप्शन में ही नहीं है 60 100, तो सर हमारे पास तो ये था तो 80 100 हमने लगा दिया। तो नहीं लगाना है, आपको नहीं लगाना है, थोड़ा सोचना है, समझना है, एक एवरेज पॉइंट आपको देखना है।
तो बिल्कुल नॉर्मल अगर अपन कहे तो 60 टू 80 बीट पर मिनट आपकी हार्ट बीट होती है एक अडल्ट पर्सन की रेस्टिंग कंडीशन में। और एक्चुअली अपन देखें तो जनरली आप सबको पता है 72 बीट पर मिनट मानी जाती हैं, आप सबको पता है इस बारे में। तो इसको ही एवरेज लगाकर आप ये ऑप्शन चूज कर सकते थे। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग को भी चलाना है, ताकि ये जो इजी क्वेश्चन, काफी इजी क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन ये नहीं है। और मैं ये नहीं कहता क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं आते, सबको आते हैं इन क्वेश्चन के आंसर, सब एकेडमिक सेशन में काफी कुछ पढ़कर आए। ठीक है, लेकिन ये है कि आप क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं वही आपको आना चाहिए, और धीरज से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। ऐसा नहीं है कि हड़बड़ी में क्वेश्चन सोल्व करना है, आपके पास टाइमिंग बहुत मिलेगा। 70 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 120 मिनट 120 मिनट्स आपको मिलेंगे एग्जाम के अंदर, वो कम नहीं है। और यहाँ आरएचएस के अंदर तो 2 आवर यानी 120 मिनट है, लेकिन युग्नो यूनिवर्सिटी के अंदर बात करें तो वहां पर 3 घंटे मिलते हैं 70 क्वेश्चन को करने के लिए। 3 घंटे 70 क्वेश्चन को करने के लिए पूरे 180 मिनट मिलते हैं। तो 180 मिनट को अपन देखें तो देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन को 2 मिनट से ज्यादा टाइम मिल रहा है, वहां पर 2 मिनट से भी ज्यादा टाइमिंग मिल रहा है, फिर भी हड़बड़ी करे, गलत करे तो फिर वो आपके ऊपर है। बाकी करने कितनी आपको 70 में से 50% क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट करने। और आई थिंक मैं ये बता दूं, आई थिंक मैं ये कह दूं कि अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ाई किया ना, थोड़ा सा भी अगर समझ के स्टडी किया तो 100% 70 में से तो मैं बता दूं 70 से तो समथिंग ही चले जाओगे आप, यानी 65 60 एवरेज यूं ही चले जाओगे। 60 70 में 70 भी सही कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा टाइम को कंज्यूम करते हुए, टाइम को सस्पेंस के साथ क्वेश्चन पेपर को सोल्व करना होगा। सस्पेंस काफी बड़ी चीज होती है लाइफ के अंदर, एग्जामिनेशन की बात नहीं कर रहा, लाइफ के अंदर भी सस्पेंस काफी बड़ी चीज होती है। अगर आप सस्पेंस करके किसी चीज को कर रहे हो तो 100% वो सक्सेस होगी, 100% सक्सेस होगी वो। इसलिए सस्पेंस रखिएगा, थोड़ा पॉजिटिव माइंड रखिएगा और क्वेश्चन को सोल्व कर दीजिएगा, एज इट इज आपका क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर क्वेश्चन, और 71 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है समझते हैं। ये कहता है सडन कार्डियक अरेस्ट मींस दैट द हार्ट, क्वेश्चन यहां पर सिंपल सा है, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। सडन कार्डियक अरेस्ट से आप क्या समझते हो? सडन कार्डियक अरेस्ट का क्या मीनिंग है? क्या मीनिंग है सडन कार्डियक अरेस्ट? अचानक हार्ट का अरेस्ट हो जाना, अचानक कार्डियक अरेस्ट हो जाना, इसका मीनिंग क्या है वो आपसे पूछा है। समझ में आ गया क्वेश्चन? चलेगा, आंसर पढ़ते हैं। ऑप्शन को थोड़ा सा समझना है, देखिए क्वेश्चन समझा रहा हूं मैं, क्वेश्चन को समझाने के साथ साथ ऑप्शन को भी समझा रहा हूं, फिर भी आपको आंसर गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन समझ में आ गया, ऑप्शन समझ में आ गया, तो फिर गलती किस बात की यार? गलती नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन समझ लिया, आंसर ऑप्शन समझ लिया, तो आंसर तो ऑटोमेटिक निकलना ही निकलना है। चलेगा, नेक्स्ट ऑप्शन, इसके अंदर ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन है स्टॉप बीटिंग, सेकंड ऑप्शन है बीट डेंजरस स्लो, सी ऑप्शन है हैज अ साइकिल ऑफ बीटिंग एंड स्टॉपिंग, फोर्थ ऑप्शन है स्किप्स बीट। चलेगा, आंसर आपको बताना है क्या करेक्ट आंसर है, जल्दी से आंसर देना है, 2 सेकंड आपके पास है, फिर इसका करेक्ट आंसर आपको बता दिया जाएगा। चलेगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर अपन कहें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कैसे करेक्ट आंसर होगा देखिएगा, यहां पर क्वेश्चन ये कहता है सडन कार्डियक अरेस्ट, अचानक कार्डियक अरेस्ट हो गया है, अचानक कार्डियक अरेस्ट हो गया है, मतलब हार्ट ने बीट करना बंद कर दिया है, हार्ट ने धड़कना बंद कर दिया है। अब दिल ने धड़कना बंद कर दिया है तो फिर क्या होगा? बिल्कुल अरेस्ट होगा। तो अरेस्ट कब होगा? जब बीटिंग बंद होगी, जब धड़कना बंद होगा, और जब दिल धड़कना बंद कर देगा तो अरेस्ट हो जाएगा। तो वही बात है कि अरेस्ट कब हुआ? जब स्टॉप ही हो गया। ऐसा नहीं है कि स्लो हो गया, स्लो हो गया तो कार्डियक अरेस्ट नहीं होगा, वैसी कंडीशन में कुछ अलग सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, लेकिन अरेस्ट उसको अपन नहीं कहेंगे। अगर बीट है, साइकिल जो बीट है जो साइकिल, साइकिल एक साइकिल बीट होगी, बिल्कुल स्टॉपिंग होने वाली है। ठीक है, बीट हो रही है, स्टॉपिंग होने वाली है, स्टॉपिंग नहीं हुई है, स्टॉप हो रही है, ऐसा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं होगा। स्किप कर रही है बीट, यानी फ्रीक्वेंटली बीटिंग हो रही है, ठीक है, वहां पर रिदमिक नहीं हो रहा है, फ्रीक्वेंटिंग चल रही है, तो ऐसी कंडीशन में ये आंसर होगा। बिल्कुल स्टॉप ही हो जाएगी, बीटिंग स्टॉप ही हो जाएगी, बिल्कुल दिल धड़कना ही बंद कर देगा, तो कार्डियक अरेस्ट होना ही होना है। तो हार्ट का बीटिंग
बंद हो गया है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ही बिल्कुल नहीं हो रहा है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बिल्कुल अगर प्रायोरिटी देखें अपन तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्योंकि क्वेश्चन काफी सारे हैं, टाइमिंग कम है, तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपने निकालना है, जैसा कि अपना टारगेट है। चाहे क्वेश्चन ये सेशन कितना ही बड़ा हो, लेकिन जो टारगेट लेकर मैं आया हूं वो सारे क्वेश्चन सोल्व करवाने हैं एक सेशन के अंदर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 72 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन काफी जबरदस्त, काफी इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझना है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर ये है, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर फॉर द हार्ट डिजीज। हार्ट डिजीज के रिगार्डेड मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, दो तरीके का रिस्क फैक्टर होते हैं, आप सबको पता होगा। मैंने एक प्रीवियसली सेशन हुआ था एक से, जिसके अंदर भी बताया था मॉडिफाइड नॉन मॉडिफाइड से रिगार्डेड। तो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर वो जिनको अपन मॉडिफाई कर सकते हैं और जो उस रिस्क फैक्टर के कारण से कोई डिजीज कंडीशन हो रही है उसको अपन रोक सकते हैं, ठीक है। मॉडिफाइबल रिस्क वो होते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन ये है कि फॉलोइंग ऑप्शन में से मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर कौन सा है। पहला ऑप्शन यहां पर है एज, सेकंड ऑप्शन यहां पर है जेंडर, थर्ड ऑप्शन यहां पर है जेनेटिक फैक्टर और फोर्थ ऑप्शन यहां पर है ओबेसिटी। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया, तो ऑप्शन भी समझ में आ गया, तो आंसर भी आपका हो गया। फटाफट से आंसर दे दीजिएगा, 2 सेकंड में देता हूं, फिर आगे आंसर इसका बताऊंगा, फिर आगे बढ़ जाऊंगा। चलिएगा इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओबेसिटी, ओबेसिटी को अपन मॉडिफाई कर सकते हैं। देखिएगा क्या एज को आप मॉडिफाई करेंगे, कोई पर्सन 70 ईयर का है तो 70 का ही रहेगा ना, क्या उसको आप 15 का कर दोगे? सर नहीं करेंगे। जेंडर की बात करें, कोई पर्सन फीमेल है मेल है तो वो मेल ही रहेगा, क्या उसको फीमेल कर दोगे? ये भी मॉडिफाई नहीं किया जाए। जेनेटिक फैक्टर, कोई जेनेटिक फैक्टर उसके अंदर म्यूटेंट होकर आए हैं, उनके पेरेंट्स है, तो क्या उनको चेंज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो ये तीनों ही क्या है, नॉन मॉडिफाइबल क्या है, रिस्क फैक्टर है। लेकिन ओबेसिटी, देखिए किसी पर्सन को ओबेसिटी हो चुकी है, उसकी बीएमआई, उसकी बॉडी मास इंडेक्स अप्रोक्सीमेटली 30 पहुंच चुका है, लेकिन अगर अपन चाहे कंट्रोल करें तो उसकी जो बीएमआई है उसको गिरा सकते हैं, उसको डिक्रीज करवाया जा सकता है, यानी इसको मॉडिफाइबल रिस्क के अंदर माना जाता है। तो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर आपको समझ में आ गया। कौन से रिस्क फैक्टर? वो रिस्क फैक्टर जो कि मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होते हैं, ठीक है। वो रिस्क फैक्टर जो कि मॉडिफाई किए जाते, वो रिस्क फैक्टर जिनको अपन चेंजेस कर सकते हैं, उन रिस्क फैक्टर के अंदर अपन चेंजेस कर सकते हैं, वो क्या है, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। थोड़ा सा मैं यहाँ एनालिस्ट कर दूं ताकि अगर कोई क्वेश्चन अदर क्वेश्चन यहाँ से रिगार्डेड आए तो आप इजीली उसको सोल्व कर पाए। देखिएगा 2 रिस्क फैक्टर मैं यहाँ पर बता देता हूँ। एक तरफ मैं लिखता हूँ मॉडिफाइबल, सॉरी एक तरफ मैं लिखता हूँ यहाँ पर पहले नॉन मॉडिफाइबल। ऐसे रिस्क फैक्टर जो कि क्या है, नॉन मॉडिफाइबल है, और ऐसे रिस्क फैक्टर जो कि मॉडिफाइबल है। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, तो देखिएगा मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर और नॉन मॉडिफाइबल। सबसे पहले नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर की बात करें तो पहला रिस्क फैक्टर होता है आपका एज, क्योंकि एज को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। उसके अलावा आपका रिस्क फैक्टर होता है जेंडर, जेंडर को भी मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। उसके अलावा आपका रिस्क फैक्टर होता है 3rd नंबर का रिस्क फैक्टर, दैट इज जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर को भी आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। उसके अलावा आपका रिस्क फैक्टर होता है दैट इज पर्सन, कोई भी पर्सन है उसके पास पहले से ही कोई प्रीवियस क्या है, हार्ट अटैक से रिस्क है, हार्ट अटैक हुआ है पहले से ही उस पर्सन को, तो ये भी नॉन मॉडिफाइबल के अंदर ही आता है, क्योंकि वो तो हो चुका है, उसको ऐसा थोड़ी कर देंगे कि पर्सन के अंदर नहीं हुआ, तो ये भी नॉन मॉडिफाई के अंदर आता है। बेसिकली आपको ये भी याद नहीं रही तो केवल 3 पॉइंट तो आपको याद रखने ही रखने हैं, ये मॉडिफाई नॉन मॉडिफाई के अंदर ही आएंगे, क्योंकि इनको तो बिल्कुल ही मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। अब मॉडिफाई के अंदर क्या आएंगे सर मॉडिफाई के अंदर ओबेसिटी आएगा, ओबेसिटी को अपन मॉडिफाई कर सकते हैं इजीली। उसके अलावा डाइट आएगा, डाइट को भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर हेल्दी डाइट आप लेंगे तो मॉडिफाई हो सकता है, अनहेल्दी लेते हैं तो हार्ट से रिगार्डेड डिजीज हो सकती है, लेकिन अगर डाइट को आपने मॉडिफाई कर दिया तो फिर वो नहीं होगी। उसके अलावा टोबैको हो गया, टोबैको च्यूइंग कोई पर्सन करता है, उसको मॉडिफाई करना है, उसको हार्ट से रिगार्डेड बचाना है, हार्ट से रिगार्डेड जो डिजीज होती है उससे बचाना है, तो उससे कहेंगे कि भाई तुझे टोबैको खाना बंद करना पड़ेगा, नहीं तो तुझे बीमारी हो सकती है।
तो ये भी मॉडिफाई के अंदर आता है। उसके अलावा स्ट्रेस, कोई पर्सन ज्यादा स्ट्रेस लेता है तो उसके कारण से भी वो हार्ट से रिगार्डेड प्रॉब्लम को जो हो सकती है, तो उसको अपन मना करेंगे, उसको अपन सिंपैथी देंगे कि नहीं आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि ये आपके लिए डेंजरस हो सकता है, तो ये भी मॉडिफाई के अंदर आता है। उसके अलावा कोई स्पेशल टाइप की ड्रग्स होती है जिसका कंज्यूम करता है कोई पर्सन, तो इसमें जो कुछ सम ड्रग्स होती है, कुछ ड्रग्स होती हैं जिनका ज़्यादा यूज करने से, ओवर यूज करने से भी हार्ट से रिगार्डेड प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है। उसके अलावा अगर अपन कहे तो यहाँ पर कह सकते हैं हाई फैट डाइट, यहाँ पर आ जाएगा फैट डाइट, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो उससे भी होता है, मोस्टली कोलेस्ट्रॉल काफी रेस्पॉन्सिबल होता है हार्ट से रिगार्डेड प्रॉब्लम के अंदर, तो डाइट के अंदर ये आ जाता है। उसके अलावा अगर अपन कहें तो ओबेसिटी अपने पास आ गया। हाई ब्लड प्रेशर, किसी पर्सन का हाई बीपी है, हाइपरटेंशन है, इसको भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं, इसके कारण से भी हार्ट से रिगार्डेड प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है, तो हाइपर टेंशन ये भी हो। तो ये सारे जो रिस्क फैक्टर है आपको याद होने चाहिए, कौन से रिस्क फैक्टर को आप मॉडिफाई कर सकते हैं, कौन से को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, वो आपको समझ में आना चाहिए, याद रखना पड़ेगा क्योंकि इससे रिगार्डेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है। चलेगा, मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 73 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे और सभी क्वेश्चन के आंसर आपको याद है। नहीं याद है तो याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 73 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है समझते हैं। क्वेश्चन ये कहता है रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिजीज एक्सेप्ट। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन ये है रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिजीज के रिगार्डेड रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं, यानी ऐसे फैक्टर्स नीचे दिए हुए हैं जो कि डिजीज कोज करवा सकते हैं लेकिन एक्सेप्ट आपसे पूछा है, ये आपको हटाना है। यानी नीचे फॉलोइंग ऑप्शन के अंदर सभी जो ऑप्शन है वो डिजीज कोज करवाते हैं, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन है जो कि डिजीज कोज नहीं करवाता है। वो कौन सा ऑप्शन है? चलेगा, पहला ऑप्शन देखेगा टोबैको, सेकंड ऑप्शन देखेगा अल्कोहल, थर्ड ऑप्शन देखेगा हेल्दी डाइट, फोर्थ ऑप्शन देखेगा ऑल ऑफ दीज। चलिएगा, आंसर बताइएगा, 2 सेकंड आपके पास है, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, उम्मीद करता हूं सभी को याद है। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही आंसर है सर, थर्ड सही आंसर है, बिल्कुल 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 सही आंसर है। कैसे सही आंसर है सर? ऐसे सही आंसर है कि टोबैको खाने से हार्ट से रिगार्डेड प्रॉब्लम हो सकती है, अल्कोहल लेने से हार्ट से रिगार्डेड प्रॉब्लम हो सकती है, और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हेल्दी डाइट अपन ले रहे हैं, अगर अच्छी सी डाइट अपन ले रहे हैं, फैट फूड अपन ज्यादा नहीं ले रहे, अगर फैट नहीं ले रहे तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, और कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा तो फिर क्या नहीं होगा? डिक्रीज नहीं होगा, तो फिर क्या नहीं होगा? हार्ट से रिगार्डेड प्रॉब्लम होगी नहीं। बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर थर्ड। उम्मीद है समझ में आ गया, तो मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, जो भी चैनल पर पहली बार आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा क्योंकि इसी तरीके से सेशन आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 74 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन काफी जबरदस्त है, पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कॉमन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हार्ट डिजीज के रिगार्डेड कॉमन साइन एंड सिम्टम्स कौन से? समझ गए? हार्ट प्रॉब्लम किसी को हुई है, किसी को हार्ट से रिगार्डेड डिजीज हुई है, तो उसके रिगार्डेड पर्सन के अंदर कौन कौन से साइन सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। पहला ऑप्शन देखेगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सेकेंड ऑप्शन देखेगा पाल्पिटेशन, थर्ड ऑप्शन देखेगा चेस्ट पेन, और फोर्थ ऑप्शन देखेगा ऑल ऑफ दीज। चलेगा, बताइएगा कौन सा सही आंसर होगा। चलेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ऑल ऑफ दीज बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिएगा, हार्ट डिजीज अगर किसी पर्सन को हुई है तो उसके अंदर जो ब्रीथिंग पैटर्न है वो भी चेंज हो जाएगा, यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ उसके अंदर देखने को मिलेगी। उसके अलावा पाल्पिटेशन उसके अंदर होगा, उसके अलावा चेस्ट पेन उसको होगा, बिल्कुल हो सकता है चेस्ट पेन। तो तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर फोर्थ। ऑल ऑफ दीज बिल्कुल सही आंसर है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 75 नंबर क्वेश्चन, काफी जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, विच सिम्टम ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज, CAD याद रखेगा, विच सिम्टम्स ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज,
कौन सा सिम्टम कोरोनरी आर्टरी डिजीज का है? क्वेश्चन समझ में आ गया? कौन सा सिम्टम कोरोनरी आर्टरी डिजीज का है? समझ में आया क्वेश्चन? रिपीट करता हूं मैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है पेन और डिस्कंफर्ट इन द चेस्ट, सेकंड ऑप्शन है डायरिया, थर्ड ऑप्शन है हेडेक, फोर्थ ऑप्शन है स्लीप डिसऑर्डर। चलेगा, आंसर कमेंट कीजिएगा कि CAD कोरोनरी आर्टरी डिजीज से रिगार्डेड कौन सा सिम्टम्स होता है जो कि अराइज होता है। जल्दी से आंसर कीजिएगा। चलिएगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर होता है। पेन और डिस्कंफर्ट इन चेस्ट, चेस्ट के अंदर पेन होना ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज का सिम्टम्स माना जाता है। अगर देखिए अदर ऑप्शन की तो देखिएगा डायरिया, हार्ट से रिगार्डेड कोई प्रॉब्लम ही नहीं है डायरिया से रिगार्डेड। हेडेक, हेडेक भी नहीं होता है। स्लीप डिसऑर्डर भी नहीं हो सकता है। जनरली जो मेन प्रायोरिटी अपन देखते हैं तो पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होता है, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो रही है तो उसके अंदर चेस्ट पेन देखने को मिल सकता है। क्या मिल सकता है? चेस्ट पेन देखने को मिल सकता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गए होंगे।